हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे जो कि रिसेंटली अभी अपने स्पॉट पर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो किस तरह की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी हमें फॉलो करनी चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं थोड़ा मार्केट को। अगर मार्केट्स की बात की जाए तो जो रेट हाइक का जो सिलसिला है वो अब धीरे धीरे पॉज होता नज़र आ रहा है। अगर रेट हाइक की बात की जाए तो एक रेट हाइक जुलाई में कह रहे हैं किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, और नेक्स्ट रेट हाइक के बारे में खुद ही नहीं पता उनको कि करेंगे या नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं मार्केट को अब ये लगने लगा है कि जो रेट हाइक का सिलसिला है वो अब रुक जाएगा, जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में आ जाएगा, और जो नेक्स्ट ईयर से जो है रेट कट की संभावना कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। तो अगर बात की जाए तो कुछ दिन मार्केट ऐसे ही कंसोलिडेट करेगा ऑल टाइम हाई के आसपास। बिकॉज आज अगर बात की जाए तो आज 18,875 के लेवल को टच करके वापस नीचे आया मार्केट। तो 18,887 का जो हाई है मात्र उससे 12 पॉइंट दूर रह गया था। तो अगर बात की जाए तो ऐसे ही कुछ दिन जो है कंसोलिडेट करने के बाद हो सकता है कि ब्रेकआउट दे दे मार्केट। तो देखिए दोस्तों, हमें जो है अब ज़्यादा करेक्शन का जो है वेट नहीं करना चाहिए, और धीरे धीरे अपना थोड़ा थोड़ा पैसा जो है मार्केट में डिप्लॉय करते जाना चाहिए विदाउट मार्केट को टाइम किए। मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे अपना पैसा, जो भी स्टॉक हमें स्पॉट पर मिल रहा है, अपने मेजर नहीं तो माइनर स्पॉट पर मिल रहा है, तो धीरे धीरे अपने पैसे को डिप्लॉय करते जाना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, हो सकता है कि बड़ा करेक्शन आए या ना आए, हम उसके वेट में अपने पैसे को रखे बैठे रह जाएं, और जो स्टॉक्स धीरे धीरे हमारे हाथ से निकल जाएं। तो हमें उस तरह की स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें जो है, अगर हमें कहीं भी हल्का सा भी डिप दिखाई देता है, थोड़े से भी मेजर स्पॉट पे दिखाई देता है, तो थोड़ी क्वांटिटी हमें ऐड करते चलना चाहिए। तो आइए एक बार देख लेते हैं थोड़ा मार्केट्स को। अगर मार्केट्स की बात की जाए तो निफ्टी हो, चाहे निफ्टी मिड कैप हो, चाहे निफ्टी स्मॉल कैप हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा, निफ्टी फाइनेंस, निफ्टी 500, निफ्टी 100, निफ्टी एफएमसीजी तो हालांकि गिरावट के साथ परफॉर्म किया है। बाकी सभी ने अगर बात की जाए तो हर जगह आपको हरियाली हरियाली दिखाई देगी। निफ्टी पीएसयू बैंक भी, और निफ्टी कंजम्पशन हालांकि जो है गिरावट के साथ परफॉर्म किया है। तो निफ्टी ऑटो ने भी गिरावट के साथ परफॉर्म किया, निफ्टी मेटल ने भी गिरावट के साथ परफॉर्म किया। तो आप देख सकते हैं निफ्टी मीडिया ने भी जो है ग्रीन में क्लोजिंग दी है। तो बात करें दोस्तों पहली कंपनी के बारे में, तो पहली कंपनी का नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड, यानी पॉलीकैब। तो अगर इसके आज के रिटर्न्स की बात करें तो 2.5% के आसपास की मंदी के साथ, गिरावट के साथ परफॉर्म किया है। तो अगर आप अपनी ब्रोकरेज ऐप खोल कर देखोगे तो वहाँ पर आपको 3418 के आसपास की क्लोजिंग दिखाई देगी, और जो मंदी की बात करें वो 2.96% की मंदी दिखाई देगी। लेकिन ये एनएससी का चार्ट है, तो एनएससी का चार्ट में जो है 3454 की क्लोजिंग आपको दिखाई देगी। अगर बात करें मैक्सिमम रिटर्न्स की, तो मैक्सिमम रिटर्न्स आपको यहाँ पर 436% के दिखाई देंगे, यानी पैसा 5 गुना से ज़्यादा कर दिया है। अगर कंपनी की लिस्टिंग की बात करें तो कंपनी की लिस्टिंग जो है 18 अप्रैल 2019 की दिखाई देती है, यानी 4 साल में लगभग पैसा 5 गुना से भी ज़्यादा कर दिया है, और वो भी कंसिस्टेंसी के साथ, और एक मोमेंटम स्टॉक ये बना हुआ है। तो अगर कंपनी के देखो, अगर थोड़ा सा काम धंधे के बारे में मैं आपको बताऊं तो कंपनी जो है वायर एंड केबल्स में इंडिया में मार्केट लीडर कही जाती है। और अगर मार्केट शेयर की बात करें तो 24% का मार्केट शेयर कंपनी इंजॉय करती है वायर एंड केबल्स में। और अगर इसके एफएमईजी सेगमेंट की बात की जाए, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स की बात की जाए, तो उसमें ये कंपनी एलईडी लैंप्स, स्विचेज, फैन, बल्ब्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा इस तरह के आइटम्स बनाती है। तो हालांकि एफएमईजी से जो पोर्शन है वो इसका सेगमेंट है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। हालांकि वायर एंड केबल्स में जो है कंपनी डिसेंट रिजल्ट लगातार पब्लिश करती जा रही है, और लगातार अच्छे रिजल्ट पब्लिश करने के कारण ये एक मोमेंटम स्टॉक बना हुआ है। ये कहीं कहीं भी आपको गिरावट का मौका मिल ही नहीं रहा है। जबकि एक कमेंट तो मैंने ऐसा पढ़ा था कि एक इन्वेस्टर जो है वो 800 रुपये से इसको ट्रैक करते आ रहे हैं, आज तक उनको घुसने का मौका ही नहीं मिला। 800 रुपये से लेकर 3500 रुपये तक ये पहुंच चुका है, और वो अभी वेट ही कर रहे हैं घुसने का। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के स्टॉक में हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें बिना पॉलीकैब के सर्वाइव नहीं करना चाहिए। ये एक इजी टू अंडरस्टैंड बिजनेस है, क्योंकि वायर एंड केबल्स जो है हर जगह हमें जो है, अगर इंफ्रा की बात की जाए तो घर बनाने में हर जगह वायर की ज़रूरत पड़ती है हमें। वायर, अगर सोलर सिस्टम लगाएंगे तो सोलर सिस्टम में भी वायर की ज़रूरत पड़ती है। तो जो है, अगर
अगर इंफ्रा की ग्रोथ की बात की जाए तो वायर एंड केबल्स में आपको बहुत ही अच्छे से ग्रोथ दिखाई देगी। और अगर एक दूसरी कंपनी जो कि हैवी इलेक्ट्रिकल्स वायर बनाती है, KEI, तो उसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। दोनों में डिफरेंस ये है कि वो FMEG उसके पास नहीं है। पॉलीकैब में FMEG का जो ग्रोथ है वो हो सकता है कि फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिले। तो कंपनी की जो पॉलीकैब की PE रेटिंग है वो हो सकती है। कंपनी B2B से B2C बनने की कोशिश में लगी हुई है। तो उस हिसाब से यहाँ पर आपको डबल जो है बेनिफिट देखने को मिल सकता है, एक तो PE री रेटिंग का और दूसरा कंपनी की अर्निंग ग्रोथ का। तो काफ़ी अच्छी कंपनी कही जा सकती है, इजी टू अंडरस्टैंड बिजनेस कहा जा सकता है। तो आपके पोर्टफोलियो में वायर एंड केबल सेक्टर से मार्केट लीडर पॉलीकैब होना ही होना चाहिए। आपको चाहे कैसे भी घुसना पड़े, किसी तरह भी घुसो, लेकिन घुसना ज़रूरी है। और अगर कंपनी के मार्केट शेयर की बात की जाए वायर एंड केबल्स में, तो 24% का मार्केट शेयर दोस्तों कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है। 24% के मार्केट शेयर की बात की जाए तो जो है कंपनी के लिए अभी भी जो है ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि मैक्सिमम मार्केट इसी के पास अभी कैप्चर्ड है, तो जो है सबसे ज़्यादा ग्रोथ मार्केट लीडर को ही मिलेगी। तो आइए देख लेते हैं एक बार इसके टेक्निकल्स देखने से पहले अगर एक बार आप सेल्स एंड प्रॉफिट्स की बिल्डिंग देखना चाहो तो आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी कंसिस्टेंसी आपको दिखाई देगी। अगर कोविड का पीरियड छोड़ दिया जाए तो आपको कहीं भी कोई डिप नहीं दिखाई देगी। 2021 में कोविड पीरियड को छोड़ के बाकी आपको हर जगह कंसिस्टेंसी नज़र आएगी। और अगर प्रॉफिट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको कहीं भी डिप नहीं दिखाई देगी, चाहे कोरोना कोविड क्रैश हो या ना हो, आपको हर जगह जो है कंसिस्टेंसी दिखाई देगी बिल्कुल अच्छी तरह। तो यही कंसिस्टेंसी जो है इसके जो है रिटर्न्स में भी दिखाई देती है, इसके चार्ट्स में भी दिखाई देती है। तो जो है हमें ऐसी कंपनीज पर फोकस करना चाहिए जिनके प्रॉफिट की ग्रोथ कंसिस्टेंट हो, हम अनुमान लगा सकें उनके प्रॉफिट्स का कि किस प्रकार से प्रॉफिट्स बढ़ने वाले हैं। तो हमें ऐसी कंपनीज पर फोकस करना चाहिए जिनका बिजनेस इजी टू अंडरस्टैंड हो, प्रॉफिट की ग्रोथ कंसिस्टेंट हो। तो ओके सर, पॉलीकैब के टेक्निकल्स की बात करें तो पॉलीकैब जो है अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 4.5% के डिस्काउंट पर अवेलेबल है। तो बहुत ही कम डिस्काउंट कहा जा सकता है, लेकिन ये एक मोमेंटम स्टॉक है दोस्तों। देखिए अगर बात करें तो ये वैसे तो चला तो 3380 के आसपास गया था। अगर 3380 से हम बात करें तो 3380 के आसपास से तो हमें 6-6.5% का डिस्काउंट अवेलेबल था, लेकिन जो है फिर वहाँ से काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली और क्लोजिंग होते होते 3450 3450 तक पहुँच गया। तो अगर उसी टाइम आपने दबोचा होगा तो काफ़ी अच्छी बात है। तो देखिए दोस्तों, ये स्टॉक मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो पॉलीकैब में घुसना चाहते थे। फ्रेशर बिल्कुल एक भी स्टॉक नहीं है जिनके पास है और वो बाई करना चाहते थे। तो वो जो है ये छोटे से करेक्शन में कुछ क्वांटिटी उठा सकते हैं। जैसे एक पिरामिड टेक्नोलॉजी होती है, उस टेक्नोलॉजी के तहत जो है पिरामिड स्ट्रेटजी बोलते हैं उसको, तो उस स्ट्रेटजी के तहत जो है आप स्टॉक्स बाई कर सकते हैं। जैसे स्टॉक गिरने लगता है तो कुछ क्वांटिटी जो है आप ऊपर के लेवल पे थोड़ा सा ले सकते हो, क्योंकि देखिए दोस्तों हमें पता नहीं होता कहाँ से घूम जाए, किसी को फ्यूचर का कुछ पता नहीं होता। तो इसलिए हमें जो है ऊपर के लेवल से ही कुछ कुछ क्वांटिटी बाई करते चलना चाहिए। जहाँ तक अगर मोमेंटम स्टॉक पॉलीकैब जैसे स्टॉक की बात की जाए तो हम कुछ क्वांटिटी जो है यहाँ जो है 5-6% के डिस्काउंट पर ले सकते हैं। और फिर जैसे जैसे आगे हमें डिस्काउंट और ज़्यादा मिलता जाएगा तो हम नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ बढ़ा सकते हैं उस हिसाब से। लेकिन हमें बिल्कुल जो है पोजिशनल ट्रेड वालों की तरह, पोजिशनल ट्रेडर की तरह नहीं बैठ जाना चाहिए कि हम तो जो है मेजर स्पोर्ट का ही वेट करें, मेजर स्पोर्ट पे आएगा तभी लेंगे। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जो है थोड़ा 5-7% के डिस्काउंट पर ही, अगर स्टॉक्स के हिसाब से डिपेंड करता है कि अगर मोमेंटम स्टॉक बना हुआ है बिल्कुल मौका ही नहीं दे रहा है तो घुसने का, तो उसमें स्ट्रेटजी को फॉलो किया जा सकता है। जिस पिरामिड स्ट्रेटजी की मैं बात कर रहा हूँ तो थोड़े से 5-6% के करेक्शन पर आप कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। फिर अगर आगे डिस्काउंट मिलता है तो आप जो है ज़्यादा क्वांटिटी, जितना ज़्यादा डिस्काउंट अगर बढ़ता जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी आप बाई करते जा सकते हो। इस तरह से आप जो है थोड़ी हर लेवल पे क्वांटिटी उठा सकते हो। और जो आपका बाइंग प्राइस है वो आपको काफ़ी आपके जो है जो ट्रेडिंग प्राइस है, जो करंट मार्केट प्राइस है उसके आपको बिल्कुल नज़दीक दिखाई देगा, क्योंकि हम जो है हर लेवल पे बाई कर रहे हैं। एवरेज डाउन करते जाएंगे हम धीरे धीरे तो हमारा जो बाइंग प्राइस है वो CMP के बराबर आता चला जाएगा। तो उस हिसाब से आप कम कर सकते हो। तो वैसे भागते हुए स्टॉक को देखो नहीं पकड़ना चाहिए, लेकिन अब ये गिर रहा है तो गिरते हुए हम इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके कुछ क्वांटिटी उठा सकते हैं। अगर लेवल्स की बात की जाए तो जो है
ये जो लेवल है 3100, अगर बात करें हम 3358 के आसपास का जो स्पोर्ट है तो उसके आसपास आने की कोशिश तो इसने की थी। अगर बात करें हम तो वहाँ तक तो देखो नहीं पहुँचा, जो है 3377 3380 के आसपास से ही वापस भाग गया। तो हो सकता है कि कल को थोड़ा और गिरावट मिले या कहीं से कल को और भी इससे ऊपर भाग जाए, तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों। अगर नेक्स्ट स्पॉट की बात करें तो यहाँ पर जो है आपको नेक्स्ट स्पॉट 3150 का दिखाई देगा, और फिर उसके बाद अगर बात करें तो उसके बाद हमें जो है 3000 के आसपास का स्पॉट दिखाई देगा, 3000 का। और अगर मेजर स्पॉट की बात करें, नीचे चले हम तो मेजर स्पॉट आपको 2700 2750 वहाँ तक पहुँचने की उम्मीद तो बेकार है, बिल्कुल पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि डिसेंट रिजल्ट कंपनी लगातार पब्लिश करती जा रही है। तो इस तो नीचे आपको आरएसआई इंडिकेटर दिखाई दे रहा होगा। आरएसआई इंडिकेटर की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा कंसेप्ट इसको समझे। तो आरएसआई इंडिकेटर जो है इसमें हम जो है पीरियड सेट करके चलते हैं। जैसे 14 डेज का पीरियड अभी सेट है, आरएसआई 14 इसको कहा जा सकता है। तो अगर इसकी वैल्यू देखें आज की, तो आरएसआई की अगर वैल्यू हम चेक करें, ये डेली चार्ट है, अगर आज का आरएसआई चेक करें हम पॉलीकैब का, तो 70 के आसपास आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर 70। तो अगर बात करें तो आरएसआई जो है 14 जो है आप जो भी पीरियड सेट करोगे उस पीरियड के हिसाब से काम करेगा। उस पीरियड में जो भी लॉस और गेन होगा उसकी एवरेज निकाल के आपको बताएगा। तो अगर आरएसआई देखिए दोस्तों, अगर आरएसआई की बात की जाए तो 50 से नीचे का आरएसआई जो है अच्छा माना जाता है। अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से बात की जाए, अगर 50 से ऊपर अगर आरएसआई चला जाता है तो जो है बुलिश कहा जा सकता है एक स्टॉक को, और अगर 50 से नीचे चला जाता है तो बियरिश कहा जा सकता है। तो अगर 50 से नीचे अगर आरएसआई हो तो अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी समझी जा सकती है, क्योंकि 50 का आरएसआई न्यूट्रल माना जाता है। तो न्यूट्रल आरएसआई में ना तो स्टॉक जो है अप ट्रेंड में कहा जा सकता है, ना ही डाउन ट्रेंड में कहा जा सकता है। तो 50 जो है न्यूट्रल एक प्रकार से कहा जा सकता है। तो अगर पॉलीकैब के आरएसआई की बात करें तो पॉलीकैब का आज का आरएसआई 70 है, यानी एक्सट्रीमली बुलिश कहा जा सकता है। 60 से भी ऊपर है, अगर 60 से ऊपर आरएसआई है तो एक्सट्रीमली बुलिश कहा जा सकता है। तो अगर आज आप अगर पीछे के आरएसआई भी चेक करोगे इसके, तो आपको हर जगह जो है 70 70 70 दिखाई देगा। हाँ, अगर नीचे के लेवल की बात करें तो यहाँ पर 40 दिखाई देगा। यहाँ पर शेयर का जो प्राइस है वो कितना था, 2750 के आसपास था। तो 2750 के आसपास जब प्राइस था तब अच्छा इन्वेस्टमेंट का मौका था, अगर डेली चार्ट के हिसाब से बात की जाए। और अगर मैं इसको कन्वर्ट भी कर दूं, चाहे मैं वीकली चार्ट में भी मैं इसको कन्वर्ट कर दूं, तो वीकली चार्ट में भी यही हालत आपको देखने को मिलेगी। वीकली चार्ट में भी इसका आरएसआई कुछ कम नहीं मिलेगा आपको। तो अगर बात करें तो यहाँ पर आप 69 का आरएसआई नोट कर सकते हो। और अगर यहाँ पर मैं इसको वहीं लेके जाऊँ तो फिर भी आपको आरएसआई काफ़ी ज़्यादा ही दिखाई देगा। तो इस तरह से देखिए, अगर वीकली चार्ट, क्योंकि ये दो स्टॉक है ये काफ़ी मोमेंटम स्टॉक बना हुआ है, तो इसी वजह से जो है अप ट्रेंड में है कंटिन्यूसली, तो इसी वजह से इसका आरएसआई 50 से नीचे आपको शायद ही दिखाई दे। हाँ, 2750 के आसपास अच्छा मौका था, तो वहाँ पर मोटी इन्वेस्टमेंट की जा सकती थी। लेकिन अभी आरएसआई आपको 50 से ऊपर ही दिखाई देगा, चाहे आप डेली चार्ट में देखो चाहे वीकली चार्ट में देखो। हाँ, वन डे चार्ट में तो 50 से नीचे आपको दिखाई दे जाएगा। तो लेकिन अगर आरएसआई को देखोगे इस तरह के मोमेंटम स्टॉक में, तो आप जो है घुस ही नहीं पाओगे, स्टॉक ले ही नहीं पाओगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस कर लेते हैं, जिसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक्स। अब मैं आपको ज़्यादा फंडामेंटल्स के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि देखिए मेरे ज़्यादातर वीडियोस जो हैं फाइन ऑर्गेनिक्स पे ही हैं। तो डिटेल्स के लिए आप उन वीडियोस को चेक कर सकते हो। तो ज़्यादा डिटेल्स के बारे ज़्यादा बिजनेस के डिटेल्स के बारे में अब मैं आपको नहीं बताऊँगा, सिर्फ स्टॉक्स के नाम और उनके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी जो है काफ़ी लंबा बन चुका है एक पॉलीकैब के चक्कर में। क्योंकि पॉलीकैब को हमने पहली बार डिस्कस किया है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा मुझे बताना पड़ा। तो अगर यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर अगर हम देखें इसका आरएसआई अगर देखें तो आरएसआई आप चेक करोगे तो आपको जो है आज का इसका आरएसआई जो है, देखिए ये वीकली चार्ट है। तो अगर वीकली चार्ट की हम बात करें तो जो है आपको आरएसआई जो है इसका 50 के नीचे ही दिखाई देगा, चाहे आप कहीं भी चेक करो। तो अभी तो 50 के नीचे दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस चार्ट को बदल दूं, डेली चार्ट में कन्वर्ट कर दूं, तो डेली चार्ट में भी आपको जो है इसका आरएसआई जो है वो आपको 50 के नीचे ही दिखाई देगा। अगर मैं आज का आरएसआई आपको दिखाऊं तो आपको जो है आज का आरएसआई 69 दिखाई देगा।
तो अगर मैं दिखाऊं पीछे आपको तो जो है 50 से ऊपर ही दिखाई दे रहा है। अगर डेली चार्ट में हम चेक करें तो अगर लेवल की हम बात करें कि जो लेवल था 4400 4500 के आसपास काफ़ी दिनों तक इसने कंसोलिडेट किया, तो वहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो वहाँ पर आपको ज़रूर 50 से नीचे आपको दिखाई देगा। लेकिन अभी जो है, अभी अगर डेली चार्ट को चेक करें तो डेली चार्ट में जो है 50 से ऊपर ही आपको RSI दिखाई देगा। लेकिन अगर वीकली चार्ट को हम चेक करते हैं तो वीकली चार्ट में जो RSI है वो 50 से नीचे दिखाई दे रहा है। तो देखिए, आप किसी भी हिसाब से काम कर सकते हैं। RSI वैसे एक इंडिकेटर है जो आपको बताता है कि आपको स्टॉक्स को कब बाई करना चाहिए और कब सेल करना चाहिए। तो आप बिना RSI के भी काम कर सकते हो। अगर आपको मार्केट एक्सपीरियंस अच्छा है तो ये जो है नए इन्वेस्टर के लिए होते हैं जो इंडिकेटर हैं, ताकि इन्वेस्टर को पता चल सके कि स्टॉक में हम कहीं फोमो बाइंग तो नहीं कर रहे। तो उस हिसाब से आप काम कर सकते हो। देखिए, अगर स्पोर्ट लेवल की बात की जाए फाइन ऑर्गेनिक्स की, तो अपने ऑल टाइम हाई से 34% के डिस्काउंट पर अभी भी अवेलेबल। अगर फाइन ऑर्गेनिक्स की बात की जाए तो आज जो है 4775 का लेवल इसने टच कर दिया था। 4700 बार बार जो है 4775 से ही जो है स्टॉक स्पोर्ट लेकर वापस जा रहा है। कल परसों भी इसने 4775 के आसपास का लेवल टच किया था। एक बार मैं RSI को हटा देता हूँ। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो हमें इसका जो स्पोर्ट लेवल है, देखिए 4750 का तो स्पोर्ट पहला स्पोर्ट माना ही जा सकता है। तो अगर 250 रुपीज़ के गैप पर जो है स्पोर्ट को मानकर चले तो जो इसका नेक्स्ट स्पोर्ट की हम बात करें तो नेक्स्ट स्पोर्ट आपको जो है यहाँ पर नीचे 4580 के आसपास का दिखाई देगा। 4500 4550 के आसपास का आपको दिखाई देगा। तो देखिए दोस्तों, वहाँ तक तो पता नहीं जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि जो है अभी मार्केट कंडीशन ही कुछ ऐसी हैं कि जो है हर स्टॉक जो है अपने सपोर्ट लेवल से ऊपर जा चुका है। ज़्यादातर स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल को छोड़कर ऊपर जा चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आप एक एक क्वांटिटी हर लेवल पे बाई कर सकते हो, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो कंपनी की अर्निंग्स ही ऊपर लेके जाएंगी। कंपनी का रिजल्ट्स में जो है नेगेटिव स्टॉक इन ट्रेड के जो इशू आया था वो इशू जब तक सॉल्व नहीं होगा, कंपनी का जो वो नेगेटिव स्टॉक इन ट्रेड है वो जब तक पॉजिटिव में नहीं आ जाएगा, कंपनी अच्छा रिजल्ट पब्लिश नहीं करेगी, तब तक ऑल टाइम हाई को तोड़कर नहीं भाग सकता। तब तक जो है ये अपने यहीं 5000 के आसपास के लेवल पर इधर उधर घूमता रहेगा। तो आप धीरे धीरे अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाते रहिए, क्योंकि कंपनी जो है ओलियो केमिकल बेस्ड ग्रीन एडिटिव्स में मार्केट के लीडर है इंडिया में, और यहाँ पर एंट्री बैरियर्स काफ़ी हैं। ये सारी बातें ऑलरेडी मैं अपने प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ। तो कंपनी का बिजनेस एक प्रकार से मोनोपोली टाइप बिजनेस कहा जा सकता है। यहाँ पर इजीली कोई एंट्री नहीं ले सकता है। तो आप जो है इस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हो। हर लेवल पे आप एक एक दो क्वांटिटी जो है ऐड करके चल सकते हो, ताकि आपकी होल्डिंग्स बढ़ें, ताकि आपकी ताकत बढ़े स्टॉक में। और जब बुल रन आए स्टॉक में, जब काफ़ी तेज़ी जब एफआई हमला करे तो उसका अच्छा बेनिफिट आपको देखने को मिले, और कंपाउंडिंग का अच्छा बेनिफिट आपको देखने को मिले। क्योंकि देखिए दोस्तों, काफ़ी सारे स्टॉक जो हैं काफ़ी तेज़ी से भाग रहे हैं, क्योंकि वो अच्छा रिजल्ट पब्लिश कर रहे हैं। अब उनका टाइम है, कल इसका टाइम आएगा तो भागेगा तो ये भी, लेकिन जब भागेगा आप पकड़ नहीं पाओगे। इसलिए आपको जो है एफआई की एंट्री से पहले ही एंट्री लेकर बैठना होगा, ताकि जो है हम पहले एंट्री ले, एफआई हमारे बाद एंट्री ले, और फिर हमें उसका बेनिफिट देखने को मिले। तो देखिए दोस्तों, अगर डी मार्ट की बात की जाए तो डी मार्ट अभी अपने ऑल टाइम हाई से 33% के डिस्काउंट पर अवेलेबल है। तो अगर हम टेक्निकल्स की बात करें, देखिए दोस्तों 2-3 दिन काफ़ी बड़ी तेज़ी के साथ इसने परफॉर्म किया था। और अगर हम बात करें तो 4144 के लेवल को टच करके इसमें जो है प्रॉफिट की बुकिंग हमें दिखाई दी है। देखिए दोस्तों, अगर हम रिटेल इन्वेस्टर की बात की जाए तो जब भाग रहा था तो हम क्या करते हैं, भागती हुई ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब अब गिर रहा है तो गिरते हुए स्टॉक में हम बाई नहीं करना चाहते। लेकिन जब ये भाग रहा था तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ने ज़रूर भागती हुई ट्रेन में एंट्री ली होगी, ज़रूर पकड़ा होगा इसको। तो देखिए, भागती हुई ट्रेन को नहीं पकड़ना चाहिए। तो अगर भाग रहा है तो गिरेगा भी। तो देखिए दोस्तों, अगर फाइन ऑर्गेनिक्स की बात की जाए, डी मार्ट की बात की जाए, दोनों के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो तेज़ी सस्टेन कर पाना बहुत मुश्किल है। हाँ, हालांकि थोड़ा बहुत लेवल ऊपर जा सकता है, लेकिन जो है
ऑल टाइम हाई को तोड़कर भाग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें जो है तेज़ी को देखकर ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, वेट करना चाहिए करेक्शन का, क्योंकि करेक्शन ज़रूर आएगी। तो अभी जो है ये करेक्शन के साथ चल रहा है, तो धीरे धीरे करेक्शन और भी आती जा रही है। तो अगर हम आज की बात करें तो आज अगर ये 33% के डिस्काउंट पर अभी भी अवेलेबल है अपने ऑल टाइम हाई से। तो अगर मैं आपको इसका RSI दिखाऊं तो RSI इसका आपको 50 से ऊपर ही दिखाई देगा। तो अगर मैं बात करूँ, यहाँ जो है ये डेली चार्ट है, तो यहाँ पर आज का RSI इसका चेक कर सकते हो, 68 के आसपास आपको दिखाई देगा। तो अगर मैं नीचे लेके जाऊँ इसको यहाँ पर नीचे, तो यहाँ पर आपको RSI 45 के आसपास दिखाई देगा, और जो प्राइस है वो 3400 के आसपास जब चल रहा था, 3400-3500 के आसपास, तब इसका RSI जो है बिल्कुल ठीक ठाक 50 के नीचे था। तो तब बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी थी। हालांकि अगर मैं इसको वीकली चार्ट में अगर कन्वर्ट कर दूँ तो वीकली चार्ट में आपको जो है RSI आपको हो सकता है कि 50 से कम मिल जाए। तो हाँ, RSI 50 से कम मिल गया, 42 और 42, 35, यानी वीकली चार्ट के हिसाब से बाइंग लेवल अच्छा कहा जा सकता है। तो आप जो है कुछ कुछ क्वांटिटी धीरे धीरे उठाते जाएं। 3900 के आसपास का जो लेवल इसने शो किया है, अगर इसके नेक्स्ट स्पॉट की बात की जाए तो वो 3750 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो 3750 के आसपास कुछ क्वांटिटी उठा सकते हो। और फिर अगर नेक्स्ट स्पॉट की बात करें तो उसके बाद जो है 3650 के आसपास आपको दिखाई देगा। तो उस हिसाब से आप काम कर सकते हो, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी हर स्पॉट लेवल पे उठाते चले। अगर वहाँ तक जाता है या नहीं जाता है, जिसको एवरेज डाउन करना था वो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी का नाम है फेयरकेम ऑर्गेनिक्स, जो कि ओलियो केमिकल बनाती है। और अगर फेयरकेम ऑर्गेनिक्स और फाइन ऑर्गेनिक्स की बात की जाए तो फाइन ऑर्गेनिक्स जो है पाम ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, जो प्योर वेजिटेबल ऑयल है, पाम ऑयल, सोया ऑयल, तो उससे जो ओलियो केमिकल बनाती है। और फेयरकेम ऑर्गेनिक की बात की जाए तो फेयरकेम ऑर्गेनिक का जो 99% बिजनेस है वो ओलियो केमिकल्स का ही है। और ये जो ओलियो केमिकल है वो जो है गार्बेज से बनाती है, एक प्रकार से कहा जाया जाए कि वेस्टेज से बनाती है। जो ऑयल मिल्स हैं, जो ऑयल मिल, उनका जो गार्बेज बच जाता है, जो कचरा होता है, उससे ओलियो केमिकल बनाती हैं। तो इसका जो रॉ मटेरियल है वो काफ़ी सस्ता होता है। तो इससे जो है इसके प्रॉफिट्स के मार्जिन अच्छे आने चाहिए, लेकिन इसके प्रॉफिट के मार्जिन काफ़ी फ्लक्चुएट करते हैं। इस हिसाब से जो है शेयर प्राइस भी फ्लक्चुएट करता है। तो लेकिन अगर ओलियो केमिकल की बात की जाए तो ओलियो केमिकल का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, क्योंकि जो पेट्रोकेमिकल है वो इको फ्रेंडली नहीं होते, और ओलियो केमिकल इको फ्रेंडली होते हैं। और ओलियो केमिकल पेट्रोकेमिकल के एनालॉगस माने जाते हैं, यानी उनकी जो है रिप्लेसमेंट की जा सकती है पेट्रोकेमिकल्स की ओलियो केमिकल से। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। तो हालांकि फाइन ऑर्गेनिक्स भी ओलियो केमिकल बनाती है, लेकिन वो एक्सपोर्ट पर्पज से ओलियो केमिकल नहीं बनाती, वो सिर्फ ओलियो केमिकल बेस्ड एडिटिव्स बनाने के लिए ओलियो केमिकल बनाती है। यानी उस कंपनी के लिए, फाइन ऑर्गेनिक्स के लिए जो है ओलियो केमिकल रॉ मटेरियल है, जिससे वो फर्दर जो है उसके डेरिवेटिव्स बना देती है, ग्रीन एडिटिव्स बना देती है, ओलियो केमिकल बेस्ड एडिटिव्स बना देती है। लेकिन ये कंपनी जो है ये प्योरली ओलियो केमिकल्स ही बनाती है। 99% इसका बिजनेस जो है वो ओलियो केमिकल का ही है। तो दोनों के बिजनेस, हालांकि सेक्टर ओलियो केमिकल का है, लेकिन जो दोनों के बिजनेस में ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आप दोनों कंपनीज़ को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। दोनों कंपनीज़ का फ्यूचर जो है काफ़ी ब्राइट है, काफ़ी अच्छे स्टॉक कहे जा सकते हैं। हाँ, फाइन ऑर्गेनिक्स में प्रॉफिट की ग्रोथ कंसिस्टेंट है, चार्ट भी कंसिस्टेंट है, और आपको हर जगह कंसिस्टेंसी दिखाई देगी। उसमें मोटा इन्वेस्टमेंट भी किया जा सकता है। वो एक मिड कैप कंपनी है और उसका पास्ट का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। लेकिन ये उसके बाद लिस्ट हुई, 2019 में लिस्ट हुई है। तो जो है ये फेयरकेम स्पेशलिटी जो केमिकल है, फेयरकेम स्पेशलिटी FSL जिसको बोला जाता है, उसी से इसका बिजनेस ट्रांसफ़र हुआ है। और 2019 में ये कंपनी बाज़ार में लिस्ट हुई है। तो उससे तो नई कंपनी ये रिसेंट लिस्टेड कही जा सकती है। हालांकि 4 साल के आसपास का समय मार्केट में इसको भी हो चुका है। तो ये माइक्रो कैप कंपनी है। हालांकि पहुंच तो स्मॉल कैप तक गई थी, लेकिन धुलाई पिटाई काफ़ी हो गई इसकी। 50% से भी ज़्यादा, 60% के आसपास धो डाला था बाज़ार ने इसको, जब रिजल्ट इसका काफ़ी वीक आए थे। तो उससे लेवल से तो काफ़ी 900 के आसपास का जो लेवल था, उस लेवल से तो काफ़ी ऊपर आ चुका है अभी ये। तो अगर अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी बात करें तो 48% के डिस्काउंट पर अवेलेबल है। तो अगर इसके भी हम RSI को चेक करें तो जो है
तो अगर डेली चार्ट में चेक करें तो आपको इसका RSI 50 के अबाव ही दिखाई देगा, और वीकली चार्ट में देखेंगे तो शायद ही 50 के नीचे मिल जाए। लेकिन उससे पहले हम चलो देख ही लेते हैं वीकली चार्ट में भी। तो अगर मैं इसको वीकली चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो आपको जो है इसका RSI लगभग 44, यस 44, यानी वीकली चार्ट में RSI जो है बिलो 50 दिखाई दे रहा है। तो इसको बाई किया जा सकता है वीकली चार्ट की अगर बात की जाए तो। अगर सपोर्ट लेवल की भी बात करें तो सपोर्ट लेवल जो इसका पहला सपोर्ट लेवल था वो 1300 के आसपास ही था, 1305 के आसपास कह लो। उसको तो तोड़कर ये नीचे आ चुका है। तो अगर नेक्स्ट लेवल की हम डेली चार्ट में छोटे छोटे सपोर्ट बनते हैं तो अगर उसकी बात करें हम, तो हमें जो है अगर बड़े स्पोर्ट की बात करें तो 1140 के आसपास का हमें स्पोर्ट दिखाई देगा। 1140 के आसपास का स्पोर्ट है। और नेक्स्ट स्पोर्ट की अगर बात करें तो 900 के आसपास का, वहाँ से तो काफ़ी अच्छी रिकवरी आ चुकी है, वहाँ पर तो दोबारा जाने की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो 1140 तक अगर चला जाता है तो वहाँ पे आप ज़्यादा क्वांटिटी ले सकते हो। हाँ, CMP में भी अभी क्वांटिटी आप उठा सकते हो। हालांकि ऊपर से जो है अभी भी काफ़ी नीचे आया है ये। अगर बात की जाए यहाँ अगर मैं बात करूँ तो 1300, अभी इसने जो टॉप लगाया था वो 1398 1400 के आसपास का लगाया था। तो 1400 से तो ये 1275 के आसपास नीचे आ चुका है। तो अभी आप थोड़ा क्वांटिटी उठाना स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, जिसको अगर एवरेज डाउन करना है, बॉटम पे लिया है, तो वो 1140 का वेट कर सकते हैं। जिसको फ्रेश एंट्री लेनी है वो CMP पे बाई कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। हाँ, कंपनी का बिजनेस जो है फ्यूचरिस्टिक है, काफ़ी अच्छा बिजनेस कंपनी का कहा जा सकता है। तो अगर नेक्स्ट कंपनी की बात की जाए तो नेक्स्ट कंपनी का नाम है दोस्तों ACI, यानी आर्चिन केमिकल इंडस्ट्रीज़। तो आर्चिन केमिकल इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए तो अपने ऑल टाइम हाई से अभी 26% के डिस्काउंट पर अवेलेबल है। तो कल अगर बात करें इसमें, कल काफ़ी बड़ी मंदी हमें दिखाई दी थी, लगभग 4% के आसपास की मंदी कही जा सकती है। हालांकि आज उसमें कुछ रिकवरी दिखाई दी थी हमें। तो अगर इसके सपोर्ट की बात की जाए तो इसका जो पहला सपोर्ट है वो 522 रुपये के आसपास का है, 522 रुपये के आसपास। तो कल तो उसको तोड़कर भी नीचे चला गया था ये। अगर हम देखें कल वाली कैंडल, ये जो रेड कैंडल है, तो कल की इस कैंडल की बात करें तो ये जो है 510 511 के आसपास की दिखा रहा है। तो शायद यहाँ तक आ गया होगा, नहीं तो इसके ऊपर से घूम गया होगा। तो अगर आज की बात करें तो आज जो है 537 रुपये के आसपास क्लोजिंग दी है। तो अभी भी अपने स्पॉट पर ही कहा जा सकता है। तो ज़्यादा दूर नहीं गया है, तो अभी भी अपने स्पॉट पर ही है। तो हल्का सा तो 5-10 रुपये की कोई बात नहीं है। अगर आपको लेनी है तो कंपनी, हालांकि रिसेंट लिस्टेड कंपनी है, तो थोड़ा कम वेटेज देकर ही चलें। ये कंपनी जो है, जो समुद्री पानी होता है उससे अपने केमिकल तैयार की करती है। 3 केमिकल मेनली ये कंपनी तैयार की करती है। बात की जाए तो पहला जो केमिकल है वो इंडस्ट्रियल साल्ट है, जिससे कंपनी को 45% का रेवेन्यू प्राप्त होता है। और दूसरा जो केमिकल है वो ब्रोमाइन है, जो इसका मेन केमिकल है। तो ब्रोमाइन से इसको 53% का रेवेन्यू प्राप्त होता है। और जो तीसरा जो केमिकल है वो पोटेशियम सल्फेट कहा जा सकता है, जिसको जो है खाद में यूज़ किया जाता है, एग्रीकल्चर में जो खाद बनाने में यूज़ किया जाता है। तो उससे केवल 1% का ही रेवेन्यू प्राप्त होता है। यानी मेनली जो इसका सेगमेंट है वो ब्रोमाइन का सेगमेंट है। तो ब्रोमाइन के सेगमेंट में EV का जो एक्सपोजर है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए जो स्टोरेज बैटरीज बनाई जाती हैं, उसमें ब्रोमाइन का यूज़ किया जा सकता है। तो वहाँ से आपको EV का जो एक्सपोजर है, EV का जो थीम चल रहा है, उसका बेनिफिट आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। और कंपनी लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ब्रोमाइन और इंडस्ट्रियल साल्ट की अगर बात की जाए तो कंपनी, इसके साथ साथ कंपनी का प्लान है कि ब्रोमाइन के डेरिवेटिव में भी एंट्री ली जाए। तो अगर डेरिवेटिव में एंट्री कंपनी ले जाती है तो वहाँ पर तो फिर एंट्री बैरियर्स भी आ जाएंगे। तो उस हिसाब से कंपनी का फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा नज़र आता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, कंपनी रिसेंट लिस्टेड है। हाँ, हालांकि इसके PE की बात करोगे तो वो 17 के आसपास आपको नजर आएगा। काफ़ी कम PE बाजार ने दे रखा, क्योंकि इस पर काफ़ी डेट था और इस क्वार्टर कंपनी ने अपना सारा डेट चुका दिया है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है। ये काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट इस कंपनी के बारे में कहा जा सकता है। तो अगर इसके रॉ मटेरियल की बात की जाए तो इसका रॉ मटेरियल समुद्री पानी है, जो भी काफ़ी मात्रा में अवेलेबल होता है। तो इसका रॉ मटेरियल काफ़ी सस्ता है। तो ये कंपनी भी मान्यवर या वेदांत फैशन की तरह हाई प्रॉफिट के मार्जिन मेंटेन करके चलती है। हाई प्रॉफिट्स के मार्जिन, इसके 40% से ऊपर के प्रॉफिट्स के मार्जिन आपको दिखाई देंगे। तो उस हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हो। इसको हाई रिस्की हाई रिवार्डिंग मानते हुए आप लिमिटेड वेटेज के साथ जा सकते हो, क्योंकि कंपनी रिसेंट लिस्टेड है, कुछ नहीं
नहीं पता क्या उखाड़ेगी क्या नहीं उखाड़ेगी फ्यूचर में जाकर, तो आप जो है लिमिटेड वेटेज के साथ आगे बढ़ सकते हो। तो उस हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो। तो वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा बन चुका है दोस्तों, तो ओके, थैंक यू दोस्तों।